एवरीवन, आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल गर्व क्लासेस में। बच्चों, आप अगर हमारे चैनल पे बिल्कुल नए ज्वाइन किए हैं तो आप हमारा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो अपकमिंग वीडियो हो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक और अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। बच्चों, आज जो हम अपना वीडियो लेके आए हैं वो है द जर्नी ऑफ जीएसटी। यानी आज हम लोग यात्रा करेंगे जीएसटी के साथ कि कैसे कैसे जीएसटी सबसे पहले इंडिया में आई और कैसे कैसे वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी और कैसे वो फाइनली रूल बन के ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च की गई। तो चलिए बच्चों, लेट नहीं करते और शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि मैंने सब्जेक्ट में ही लिखा है द जर्नी ऑफ जीएसटी। तो बच्चों, अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और जीएसटी की कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई है कि सबसे पहले 2006 में उस समय के जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बजट 2006 और 7 के दौरान उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जीएसटी को कि हम 2010 1 अप्रैल 2010 तक आप सबों को जीएसटी से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उन्होंने फर्स्ट टाइम ये बात पार्लियामेंट में कही थी बजट 2006 और 7 के दौरान। बच्चों याद रखिएगा ये ईयर, ये आपके कंपटीशन में क्वेश्चन बन सकता है कि जीएसटी के बारे में सबसे पहले किस वर्ष में चर्चा की गई और वो बजट सत्र कौन सा था। तो बच्चों, बजट सत्र था 2006 और 7 और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी बात उस समय कही थी कि हम जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे 1 अप्रैल 2010 को। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ता है 2009 में फर्स्ट टाइम जो उस समय की एम्पावर्ड कमेटी थी, उन्होंने पेपर रिलीज़ किया जीएसटी के बारे में। यानी कहता है कि फर्स्ट पेपर रिलीज्ड, फर्स्ट डिस्कशन पेपर वाज रिलीज्ड बाय द एम्पावर कमिटी। जो उस समय की एम्पावर कमिटी थी, उन्होंने फर्स्ट टाइम 2009 में पेपर जारी किया जीएसटी से के संबंध में। उसके बाद 2011 में कांग्रेस सरकार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आती है। बच्चों याद रखिएगा, बिल का नंबर था 115। यानी जीएसटी को लाने के लिए आपको मैंने बताया था कि जो आर्टिकल 265 है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी लॉ तब तक नहीं बनता जब तक उससे रिलेट एक्ट नहीं बनते। कोई भी, या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए, कोई भी टैक्स तब तक किसी पे इंप्लीमेंट नहीं होंगे जब तक उससे रिलेट इंडिया में उससे बिलोंग करता कानून ना आ जाए। यानी कोई भी टैक्स लगने के लिए उससे संबंधित कानून होना चाहिए, तभी उस पर टैक्स बनेगा, उससे संबंधित एक्ट होना चाहिए। ये हमने पिछले वीडियो में जान चुके हैं हम लोग। तो बच्चों, अब यहां पे क्या था कि कांग्रेस सरकार 115 नंबर की बिल थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल थी, वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है बच्चों, लेकिन वो जो बिल था ना वो पास नहीं हो सका, वो बिल लैप्स कर गया। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट बदली, कांग्रेस के बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई और उन्होंने 2014 में फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आई। याद रखिएगा, उस बिल का नंबर 122 था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 122, उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराया गया। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिख रखे हैं 2014 में द कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। ठीक है बच्चों, उसके बाद कहानी बढ़ती है आगे और अब बात चलती है 2016 में।
जब 2016 आती है तो उस समय जाके आपको वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो उसमें बिल था, और जब कोई बिल पास हो जाता है तो फिर वो एक्ट बन जाता है, और फिर वो जीएसटी से रिलेटेड कानून बन गया। संविधान में अब एक नया कानून जुड़ गया, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101 कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया कानून जुड़ा, एक नया एक्ट जुड़ा 101। ठीक है बच्चों, और ये जो एक्ट था उससे हमारा परिचय कराया गया अगस्त 2016 में। उसके बाद सितंबर 2017, माफ कीजिएगा, सितंबर 2016 में फर्स्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। ठीक बच्चों, फर्स्ट टाइम जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं मार्च 2017। मार्च 2017 में बच्चों जो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया कि हम एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और बच्चों यूटीजीएसटी, साथ ही जीएसटी कंपनसेशन एक्ट हमें लाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये जो एक्ट है आपको जो मार्च 17 में प्रोविजन के लिए बताया गया था, ये अपनी दलील दी गई थी जीएसटी काउंसिल द्वारा, उनका रिकमेंड किया गया था उनके द्वारा, वो चीज़ अगले महीने अप्रैल 2017 में जो एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी के लिए जो प्रोविजन रखा गया था, जो रिकमेंड किया था, वो पास हो गया और फिर वो एक्ट में आ गया बच्चों। उसके बाद मार्च के बाद फिर बच्चों आगे जाके अप्रैल 2017 में बिल पास हुआ। मई 2017 में जब ये बिल पास हो गया तब जीएसटी जो काउंसिल के सदस्य थे उन्होंने फिर से रिकमेंड किया कि अब इसके लिए ये निम्नलिखित रूल आनी चाहिए। तो बच्चों उसके बाद जब मई 2017 में उसके लिए रूल आ जाता है, ठीक है, उसके बाद अब बारी थी कि जीएसटी को फाइनली सारे स्टेट में पास कराना होगा। लेकिन बच्चों जीएसटी पास कराने में एक दिक्कत आ रही थी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है आपका मैं क्लियर कर दूं। बच्चों जब एसजीएसटी और सीजीएसटी ने गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया कि ये स्टेट और सेंट्रल दोनों का टैक्स एक साथ स्टेट के अंदर लगेगा। कहने का मतलब जब स्टेट के अंदर कोई भी सर्विस या गुड्स यानी जब भी कोई सप्लाई होगी तो उसमें जितने परसेंट का टैक्स है उसका आधा परसेंट सेंट्रल को जाएगा, आधा परसेंट स्टेट को जाएगा। इस पे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को कन्फ्यूजन थी और वो इस बात को लेके अपनी अप्रूवल नहीं दे रहे थे, क्योंकि इससे पहले जो वैट था वो वैट की जितनी भी कलेक्शन आती थी वो स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू में चली जाती थी। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके रेवेन्यू से, आप अपना रेवेन्यू रखो, लेकिन अब जो कोई भी सप्लाई होगा उस सप्लाई में चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, अगर आपके स्टेट के अंदर होती है, अगर कोई उस पर टैक्स का इम्प्लीमेंट 18% का है तो 9% एसजीएसटी होगा, यानी आपका 9% सीजीएसटी होगा, यानी वो हमारा। तो जब इस पे कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट पास नहीं कर रही थी इन चीज़ों को, तो फिर उन्हें एक नई चीज़ से इंट्रोड्यूस कराया गया, आगे पढ़ेंगे, और वो था जीएसटी 19, मतलब जीएसटी का क्लॉज 19, जिसमें कि जीएसटी कंपनसेशन के बारे में बताया गया है। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की और उन्हें जीएसटी 19 से इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने कहा कि ठीक है आपके स्टेट के अंदर जो 50% का हिस्सा हम रखते हैं, ये अगर आपको लगता है कि ये हमको लगेगा कि अगले 5 सालों तक आपका रेवेन्यू लॉस हुआ है तो उसकी पूर्ति हम करेंगे।
अब ये बात सुनने के बाद कि अब अगले 5 साल तक कोई भी क्षतिपूर्ति होती है रेवेन्यू की तो उस पर जीएसटी डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंपनसेशन देगी, तो ये कहीं ना कहीं अब उन लोगों के लिए एक राहत देने वाली बात थी। और इस तरीके से सारे स्टेट में SGST एक्ट पास हो गया, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं थी कि हम अपने यहाँ SGST इम्प्लीमेंट होने देंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद बच्चों देखते हैं कि 1 जुलाई 2017 को इंडिया में फाइनली GST लॉन्च हुआ। तो ऑल ओवर इंडिया में GST लॉन्च हो गया, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। ये बात कहीं न कहीं उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मोदी जी थे, इन्हें ये बात कहीं न कहीं हजम नहीं हो रही थी, सही नहीं लग रहा था कि ये मतलब ऑल ओवर स्टेट में जम्मू कश्मीर भी अब हमारा पार्ट है, हमारा क्या हमारा ही है, लेकिन वहाँ पे ये टैक्स फिर से इम्प्लीमेंट होने वहाँ की गवर्नमेंट नहीं दे रही। तो उस समय बच्चों 2017 में बीजेपी और महबूबा मुफ्ती दोनों की कंबाइंड गवर्नमेंट थी वहाँ पे। तो उस समय मोदी जी ने रिक्वेस्ट करा उनसे, उन्हें सारी बातें समझाई, सारी बेनिफिट के बारे में उन्हें बताया। उसके बाद महबूबा मुफ्ती वहाँ पे GST लाने को मान जाती है और 8 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर में SGST लागू हो जाता है। तो बच्चों ये बेसिकली जर्नी है GST की। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में GST कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017। जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ? तो 8 जुलाई 2017। कांग्रेस की सरकार में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आई थी, वो बिल का नंबर क्या था? 115। 2014 में जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो उस समय में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया उसका नंबर कितना था? 122। 2011 में जो मतलब GST का बिल आया है, उसमें किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। 2014 में किसकी सरकार थी? बीजेपी की। तो ये मिलता जुलता क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि इससे रिलेट और क्या क्वेश्चन बन पाएंगे। तो आप लोग इन्हें अगर उतारना चाहो तो आप लोग इसे उतार लो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और देखते हैं फिर आगे और क्या जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है बच्चों,
अब इसे हम मिटा सकते हैं। तो बच्चों अब जो हम डिफिनेशन जानेंगे कि जीएसटी का डिफिनेशन क्या है, हमारे जो आर्टिकल है उसके किस आर्टिकल के अंतर्गत हमारा जीएसटी का डिफिनेशन आता है। तो बच्चों हमारा जीएसटी का जो डिफिनेशन आता है वो आर्टिकल 1 माफ कीजिएगा 366 क्लॉज 12A, इस आर्टिकल के अंतर्गत हमारा बच्चों जीएसटी का डिफिनेशन आता है। तो बच्चों जीएसटी का डिफिनेशन जैसे कि है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि नाम से क्लियर इसका डिफाइन किया गया है कि इसका मतलब ही है कि ऐसी सर्विसेज जो कि गुड्स और सर्विस दोनों पे लगेंगे। ठीक है बच्चों, मीन्स एनी टैक्स क्या होगा बच्चों, एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। applicable on supply of goods or services। ठीक है बच्चों, या फिर बोथ, केवल एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर। ठीक है बच्चों, केवल जो अल्कोहलिक लिकर है, अल्कोहलिक लिकर को छोड़ के, मतलब आर्टिकल 366 सबसेक्शन 2A में स्पष्ट ये क्लियर है कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो डिफिनेशन है वो एनी टैक्स एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर। ठीक है बच्चों, अब इसी में डिफिनेशन है आर्टिकल 366 और 12 में। एक आर्टिकल है आर्टिकल 36 सेक्शन सबसेक्शन 12, आर्टिकल 336 सबसेक्शन 12 में बच्चों कहा गया है कि इसमें जो ये गुड्स, इस गुड्स की डिफिनेशन क्या है। गुड्स क्या होगा, गुड्स हम किसको मानेंगे, ये डिफिनेशन आपको आर्टिकल 26A में दिया गया है। यहां बच्चों कहा गया है कि एनीथिंग, या फिर इसको बोल सकते हैं कि इंक्लूड ऑल गुड्स एंड, बताओ क्या होगा, और ऑल कम्युनिटीज। ठीक है, इंक्लूडेड ऑल गुड्स एंड कमोडिटीज। ठीक बच्चों, ये दिया गया है गुड्स का। अब इसी में बच्चों एक नया आर्टिकल आता है, आर्टिकल 366 12A, माफ कीजिएगा आर्टिकल 336 20A। इसमें बच्चों डिफिनेशन है सर्विस का।
और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर्विस, मैंने इसके बारे में पहले एक डिफिनेशन आपको बताया था कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्ट आई थी 101, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि एवरीथिंग इज सर्विसेज, एवरीथिंग इज सर्विसेज विच इज नॉट गुड्स। मतलब एवरीथिंग सर्विसेज है, वो सारी चीज सर्विस के अंदर आएगी जो अल्टीमेटली गुड्स नहीं है। यहां तक कोई बच्चों दिक्कत कोई? आई होप यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब बच्चों जा देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पे। बच्चों अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो बिल आई थी सर, जो 101 जो बिल ये एक्ट आई, ये राज्यसभा में कब पास हुआ और लोकसभा में कब पास हुआ? तो बच्चों राज्यसभा यानी हो गया स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली में बच्चों ये बिल पास हुआ है आपको 3 अगस्त 2016। और बच्चों यही बिल जो है वो पार्लियामेंट में यानी लोकसभा में 9 अगस्त 2016 को, ये डेट बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए बिल्कुल याद रखिएगा कि जो बिल पास बाय राज्यसभा ऑन 3 अगस्त 2016 एंड लोकसभा ऑन, यहां बच्चों थोड़ा सा गलती को माफ कीजिएगा, यहां पे 8 अगस्त 2016। ठीक है बच्चों, यानी जो 101 नंबर की जो ये एक्ट बनी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बनी, ये स्टेट असेंबली में 3 अगस्त और पार्लियामेंट में 8 अगस्त। ठीक है बच्चों, अब अगली बात ये आ रही है कि जो हमारा बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बना, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बना, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ था बच्चों? जो 101 नंबर का जो एक्ट बना, ये भी डेटेड था बच्चों 8 अगस्त 2016। बच्चों क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको, तो हम अब कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने बोर्ड पे कुछ लिख रखा है, ये जो लिख रखे हैं ये डिफिनेशन है जीएसटी का। बच्चों हाँ, जीएसटी का डिफिनेशन आर्टिकल 266 में आता है 12A के साथ, अंडर सेक्शन 12A में। और बच्चों जीएसटी का आर्टिकल 366 12A में ही डिफाइन किया गया है कि जीएसटी का डिफिनेशन क्या। मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं समझा देता हूं अपने तरफ से कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का डिफिनेशन, जो हमारा एक्ट आया था जीएसटी पास होने के बाद 101, उसके अंदर ये आर्टिकल है। और ये आर्टिकल क्या बताता है जरा वो समझ लेते हैं। बच्चों ये आर्टिकल बताता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन के अंदर है बच्चों कि सभी प्रकार के वस्तुएं और सर्विसेज या फिर दोनों, मैंने क्या कहा बच्चों, कोई भी किसी भी प्रकार की सर्विसेज या फिर वस्तु या फिर दोनों पे जो टैक्स आपको चार्ज होंगे, जो टैक्स आपको लगेंगे, वह आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा। केवल
अल्कोहलिक लीकर जो ह्यूमन कंजम्पशन करते हैं, यानी कि शराब, शराब पे जीएसटी अभी नहीं कभी नहीं। ये बच्चों अपने दिमाग में डाल लो, मैंने क्या कहा, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं कि अल्कोहलिक लीकर पे जीएसटी अभी नहीं कभी नहीं, उस पर जीएसटी ना आई है ना कभी आएगी। क्यों, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप इतनी तो समझ लो कि अल्कोहलिक लीकर पे जीएसटी अभी नहीं कभी नहीं, उस पर कभी जीएसटी नहीं आएगी। तो बच्चों जीएसटी में क्लियर कहा गया है कि ऑल टाइप ऑफ सर्विस एंड गुड्स एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर। अब देखते हैं बच्चों की 365 सबसे अंडर सेक्शन 12A क्या कहता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स एनी टैक्स सप्लाई ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ टैक्स अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कहने का मतलब कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन, यानी गुड या सर्विस टैक्स का मतलब एनी टैक्स सप्लाई ऑन गुड्स एंड सर्विस और बोथ, कि कोई भी टैक्स सर्विस और गुड्स या दोनों पे जो अप्लाई होंगे, एक्सेप्ट टैक्स ऑफ सप्लाई, यानी किन चीज़ों के सप्लाई को छोड़ के, तो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी जो शराब है जो इंसान द्वारा लिया जाता है उस पे जीएसटी नहीं आएगी, उसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। उसके बाद बच्चों आर्टिकल 366 के 12 में जीएसटी का डिफिनेशन कहाँ है बच्चों, 12A में। ये यहाँ पे क्यों ऐसा 12A बना और उसके अंदर जो गुड्स है उसको 12 भी छोड़ दिया, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, और गौर से समझिएगा क्यों। यहाँ पे देखिए 12A है, यहाँ 26A है या 26B है, लेकिन यहाँ केवल यही गुड्स एंड सर्विस का पार्ट गुड्स है, लेकिन यहाँ इसका सेक्शन जो है 366 12 भी है। क्यों, वो बताता हूँ मैं आपको। बच्चों पहले तो जान लेते हैं कि गुड्स का जो परिभाषा है वो क्या दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इंक्लूड्स ऑल द मटेरियल एंड कम्योडिटीज। क्या बच्चों, इंक्लूड ऑल द मटेरियल एंड कमोडिटीज एंड आर्टिकल्स। कहने का मतलब बच्चों कि जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हैं वो सारे गुड्स के अंदर आएंगे, और ये हमारे संविधान में प्री एग्जिस्टिंग डिफिनेशन है। बच्चों क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि इनमें से प्री एग्जिस्टिंग डिफिनेशन किसका दिया हुआ था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। गुड्स सर्विसेज बोथ, कुछ अलग डाल देंगे, या इनमें से दोनों, गुड्स सर्विसेज या बोथ, या हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो गुड्स का जो डिफिनेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्री एग्जिस्टिंग है, यानी पहले से दिया गया है। बाकी का जो है डिफिनेशन वो बाद में ऐड किया गया है, अलग से डिफाइन किया गया है। अब देखिए वही 366 में अंडर सेक्शन 26A कहता है कि एनीथिंग अदर देन सर्विसेज। क्या है बच्चों, एनीथिंग अदर देन, माफ कीजिए बच्चों, यहां पे हमने सर्विस का डिफिनेशन ही दे रहा ना, तो एनीथिंग अदर देन सर्विसेज तो हो नहीं सकता ना। तो बच्चों यहां हो जाएगा एनीथिंग अदर देन गुड्स, मतलब वो सारी चीजें सर्विसेज आएगी, सर्विस के अंदर कवर होंगे जो गुड्स नहीं है। एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स को छोड़ के जो भी चीज होंगे, या वाजिब सी बात है कि कोई भी चीज या तो गुड्स होगी या तो सर्विसेज। अगर उन्होंने कहा कि एनी टाइप ऑफ सर्विसेज या फिर अदर देन गुड्स, कहने मतलब वो सभी प्रकार की सर्विसेज होंगी जो गुड्स नहीं है। अब क्लियर डिफिनेशन आ गया कि कोई भी चीज या तो सर्विसेज होगी या तो फिर वो गुड्स होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना वो सर्विस है ना ही गुड्स है। अच्छा बच्चों इस तरीके का डिफिनेशन क्यों दिया गया, ये इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101, यानी ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था 101 उसके अंदर ये डिफिनेशन दिया गया है। अच्छा बच्चों ये इस तरीके का डिफिनेशन कि
एवरीथिंग इज सर्विसेज विच इज नॉट गुड्स। इस तरह का सेंटेंस क्यों यूज करना पड़ा, इसकी छोटी सी कहानी है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी आपको बता देता हूं। बच्चों, जैसे कि मानिए कोई सॉफ्टवेयर सेल करता है, अब वो क्या है, वो गुड्स या सर्विस है। अब वो जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते थे उसको वो ना गुड्स मानने को तैयार थे, ना ही सर्विस मानने को तैयार थे। सैलून होता है, वो अपनी सर्विस को ना सर्विस मानने को तैयार थे, ना गुड्स मानने को तैयार थे। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि आज के बाद से सैलून भी जीएसटी के अंदर आएगा। बड़ी तेज निकल रहे इंडिया के सैलून वाले, टैक्स बचाने के विभिन्न तरीके खोजते रहते हैं वो। या सैलून नहीं, मतलब जितने भी लगभग बिजनेसमैन है, मैं सबकी नाम नहीं कर सकता, लेकिन अक्सर जो बंदे होते हैं वो अपनी टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने झट से क्या कहा, सैलून नाम हटा दिया। उसने बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, हेयर स्टाइलर। अब गवर्नमेंट बोली, बच्चा सैलून नाम हटा दिया, रुको भाई, फिर से नया सर्कुलर जारी कर दिया गया। नए सर्कुलर में जारी कर दिया गया कि जो हेयर स्टाइलर है वो भी जीएसटी में आएंगे। वो फिर परेशान, उन्होंने फिर नाम सोचा, फिर बोर्ड चेंज कर दिया, भाई हेयर डिजाइनर लगा दो। गवर्नमेंट का ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनके लिए स्पेशल डिफिनेशन जारी करो कि एवरीथिंग इज सर्विसेज विच इज नॉट गुड्स। अब डिपेंड करता है आप पे कि आप अपनी सर्विस को या तो सर्विस मानो या तो गुड्स मानो। यदि गुड्स मानो तो ठीक है, नहीं मानोगे तो सर्विस तो ऑटोमेटिक हो गई वो। तो इस कारण से गवर्नमेंट को इस तरीके का आपको डिफिनेशन जारी करना पड़ा कि एवरीथिंग इज सर्विसेज विच इज नॉट गुड्स। बच्चों, तीसरा जो डिफिनेशन है वो आर्टिकल 366 में 26B का है। 366 अंडर सेक्शन 26B। ये बच्चों रेफरेंस देता है आर्टिकल 246A, 268, 269, 269A एंड आर्टिकल 279A। इंक्लूड यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव, मतलब जहां पे जो भी 3 यूनियन टेरिटरी बच्चों ऐसे हैं, याद रखिएगा जनरल कंपटीशन के क्वेश्चन में अक्सर आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे 3 आप यूनियन टेरिटरी का नाम बताओ जिसको जीएसटी में स्टेट की तरह कवर किया गया है, जिसको जीएसटी में स्टेट की तरह ट्रीटमेंट दी जाती है। तो बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा यूनियन टेरिटरी है वो 2 भागों में बटा हुआ है, विद लेजिस्लेटिव और विदाउट लेजिस्लेटिव। मतलब जहां के अपने कानून है और जहां के अपने कानून नहीं है। मतलब जहां के अपने कानून है वहां के मुख्यमंत्री होते हैं, जहां मुख्यमंत्री नहीं होते वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ होता है। तो बच्चों, 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जो विद लेजिस्लेटिव है, जिसमें दिल्ली, पंडिचेरी और आपको जम्मू एंड कश्मीर आता है। तो आर्टिकल 246 लोग जानते ही है कि वो इसलिए लाया गया ताकि इसी आर्टिकल 246 से जीएसटी लाया गया ताकि सेंट्रल और स्टेट दोनों को समान अधिकार मिल सके। तो बच्चों, यही डिफिनेशन है स्टेट का 366 अंडर सेक्शन 26B में विद रेफरेंस ऑफ आर्टिकल 246, 268, 269, 269A एंड आर्टिकल 279A इंक्लूड यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव। यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत? अगर आपको यहाँ तक के वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी चीज़ आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप प्लीज़ अपना कमेंट इस वीडियो कमेंट बॉक्स में डालें और हमसे क्वेश्चन पूछे कि आपको इस चीज़ में मैं और क्या क्लियर कराऊं। तो बच्चों, अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ 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 कमेंट करना, और अगर आपको जब वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। बच्चों, आप ये स्ट्रक्चर देख के शायद बोल रहे हैं सर ये तो इनडायरेक्ट टैक्स का आपने बताया था पिछले वीडियो में, क्या हम लोग आप फिर से शुरू वाले वीडियो पे लेके आ गए? नहीं, मैं आपके लिए इस बार लेके आया हूं कि
मैं आपको हमेशा कहता था ना कि बच्चों जब जीएसटी आई तब टोटल 17 टैक्स इंडिया से हटा दिए गए। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आप बताते तो थे कि याद है मुझे कि 17 टैक्स हटे थे, 9 सेंट्रल के थे और 8 स्टेट के थे, लेकिन आपने ये कभी क्लियर नहीं करा सर कि वो 9 टैक्स जो सेंट्रल के थे वो कौन कौन थे और 8 स्टेट के जो थे वो कौन कौन से थे। तो मुझे पता है कि आपके दिल में बहुत इच्छाएं चल रही थी कि उन टैक्स के बारे में थोड़ा जानने का। तो बच्चों आज मैं वही डिटेल लेके आया हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट, बच्चों को पता है कि टोटल जो थे वो 17 टैक्स जीएसटी के आने से हटे थे। आफ्टर जीएसटी ये जो 17 टैक्स थे ये खत्म हो गए थे, ये खत्म हो गए थे। इसमें बच्चों 9 जो थे वो आपको सेंट्रल के थे और 8 टैक्स जो थे स्टेट के थे। अगर बच्चों हम बात करें 9 टैक्स की, तो इसमें बच्चों जो सबसे पहला टैक्स जो था वो था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। क्या था बच्चों? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये खत्म हो गया, ये जीएसटी के अंदर आ गया। उसके बाद बच्चों एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज। तीसरा बच्चों कवर किया गया है एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। एक्ट। और बच्चों इसी में आपको चौथा आता है एडिशनल ड्यूटीज एंड कस्टम्स। तो बच्चों ये जो है इसको एंड मत मानिए, ये चौथा है। और पांचवा को पहले समझ लेते हैं। पांचवा में कहा गया है कि एडिशनल ड्यूटीज ऑन कस्टम्स, ऑफ कस्टम। इस एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम को बच्चों सीवीडी और एसएडी में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, सीवीडी और एसएडी। और आपको पता ही था कि एक बड़ा टैक्स है सर्विस टैक्स, ये भी सेंट्रल का टैक्स था। 8 नंबर बच्चों जो टैक्स को डाला गया है वो है सरचार्ज। सरचार्ज। और 9 नंबर पे है सेस। ये बच्चों टोटल 9 टैक्स थे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, जो कि आफ्टर जीएसटी इनकी बलि चढ़ गई। और अगर बच्चों बात करें स्टेट टैक्स की, तो स्टेट टैक्स थी आपको वैट। वैट के बाद बच्चों क्या था? कुछ सेंट्रल टैक्स भी थे। सेंट्रल टैक्स मतलब क्या हो गया सर? सेंट्रल टैक्स तो बता ही रहे हो, स्टेट में सेंट्रल टैक्स कहां से डाल रहे हो? तो बच्चों अब देखो आप समझ जाओगे, एक शब्द डाल रहा हूं, सेंट्रल सेल टैक्स। जो सेंट्रल का टैक्स था लेकिन अल्टीमेटली ये कवर स्टेट टैक्स के ही अंदर आता था।
परचेज टैक्स। ठीक बच्चों, परचेज टैक्स के बाद इंटरटेनमेंट टैक्स। आप जब भी बच्चों आप मूवी देखने जाते थे उस पर एक अलग से टैक्स लगता था, इंटरटेनमेंट टैक्स। लग्जरी टैक्स, ये आपको महंगी गाड़ियां, महंगे होटल में स्टे करने पे ये टैक्स आपको पेड करना पड़ता था, लग्जरी टैक्स। लग्जरी टैक्स के अलावे बच्चों जो टैक्स लगता था वो था आपको एंट्री टैक्स। और 7 नंबर पे बच्चों जो टैक्स हमारा आ रहा था वो आपको था टैक्सेस ऑन लॉटरी। आप अगर कहीं लॉटरी जीते हो, ठीक है बच्चों, या फिर कहीं बैटिंग की है, मतलब शर्त लगाया आपने, शर्त जीती है, उससे आपकी इनकम हुई है, या फिर आप गैम्बलिंग है, इनके ऊपर जो टैक्स लगता था ये भी आपको स्टेट के अंदर जाता था। और 9 नंबर का लास्ट है सेस। ये बच्चों टैक्स का हमारा स्ट्रक्चर है, जो कि मैं बता रहा था कि टोटल 17 टैक्स जीएसटी के आने के बाद खत्म हो गए। 17 टैक्स की जो आत्माएं हैं वो जीएसटी में समा गई। जो 17 टैक्स का जो पावर था वो अब जीएसटी को मिल गया। तो आप देख सकते हैं, पहला बच्चों सेंट्रल ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऑन ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम जो सीबीडी के नाम से जाना जाता है, और एक एसएडी के नाम से जाना जाता है, सर्विस टैक्स, सरचार्ज, सेस, ये हो गए सेंट्रल के। स्टेट के अंदर वैट, सेंट्रल सेल टैक्स, परचेज, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरीज, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, और लास्ट पे सेसेस। तो ये बच्चों 17 वो टैक्स का स्ट्रक्चर है, आप इसको डिनोट कर लें। बच्चों आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो, जब तक आप सजेस्ट नहीं करोगे मुझे नहीं पता चल पाएगा कि आपको मेरे वीडियो में कहाँ दिक्कतें आ रही है, कहाँ आपको दिक्कत हो रहा। क्या मैं आपके लिए नई चीज़ें लेके आऊँ जिससे आपका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो प्यारे बच्चों, आप अपना महत्वपूर्ण वैल्यूएबल कमेंट जो भी हो आप कमेंट में ज़रूर डालें। और अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल गर्व क्लासेस को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आपसे वो भी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो अपकमिंग वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं आज का ये अपना सेशन ख़त्म करता हूँ और आपके लिए नई वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगा। और प्लीज़ आप अगर बेल आइकॉन प्रेस किए रहोगे तो उसकी नोटिफिकेशन 100% आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बच्चों, बाय।